क्या आपको ये डर सता रहा है कि कल के फिजिक्स के पेपर में आप पास भी हो पाएंगे या फिर नहीं? अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो तो यकीन मानिए ये जो दिमाग में डर चल रहा है ना वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत आपके साथ क्या है, आपने जो है फिजिक्स के पेपर को यहाँ पे अच्छे तरीके से कभी सॉल्व ही नहीं करा। कभी आपने जो है समझने की कोशिश नहीं करी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे। कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स रहते हैं कि भाई आपको जो है पार्शियल मार्किंग भी मिल सकती है। तो आपको वो चीजों को अगर आपने यहाँ पे समझ लिया तो कल के पेपर में उसी नंबर को लाते हुए आप यहाँ पे आराम से पास हो सकते हो। अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है एमसीक्यूज। इसी में जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि एमसीक्यूज टोटल कितने रहते हैं, 12 ही तो जो है हमें सिंगल चॉइस करेक्ट देखने को मिलते हैं। नहीं भाई, 12 के साथ जो है 4 आपको असर्शन रीजन भी देखने को मिलते हैं। तो टोटल मिला के 16 तो जो है आपको शुरू में ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर 4 ऑप्शन है। लेकिन उसके अलावा भी और क्वेश्चन है यहाँ पे जो है केस बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं, 2 टोटल केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें भी आपको 8 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे, मतलब 16 और 8 टोटल 24 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे एमसीक्यूज वाले देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर तो आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर निकालो। लेकिन अब सवाल वही आता है कि आखिर वो 24 में से जो है मैक्सिमम स्कोर हम किस तरीके से निकाले। तो उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि भाई अगर मान लो आपको आंसर नहीं आता है या फिर वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो भी किस तरीके से नंबर निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो है अभी आपका 2025 का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है ना, उसी के जो है मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अब आपको समझ में आ रहा है सैंपल पेपर का लेवल भी जो है उसी तरीके से यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब इन क्वेश्चंस में इस टाइप से हम सोच सकते हैं तो मेन पेपर में भी आप जो है इसी तरीके से सोच पाओगे। अब जैसे कि ये वाला कैपेसिटर वाला जो है अपना क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। मैं तो बस ऑप्शंस को यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ। अब ऑप्शंस को हमने जब ध्यान से देखा तो हमें यहाँ पे क्या ट्राई करना है, जो ऑप्शंस यहाँ पे ज्यादा सिमिलर सी वैल्यू वाले देखने को मिल रहे हैं उनको कोशिश करना है सॉर्ट आउट करने की। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी 8.85 है, यहाँ पे भी 8.85 है। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ज्यादा चांसेस यही है कि एग्जामिनर के दिमाग में होगा कि भाई दो ऑप्शंस को डिफरेंट करना है तो उसने बस पावर को डिफरेंट कर दिया और यहाँ पे जो बेस वाली वैल्यू है उनको सेम रखा। अब लेकिन ए होगा कि बी होगा आंसर, ये हम किस तरीके से पता लगाए। तो अब फिर बचे हुए ऑप्शंस को ध्यान से देखो उनकी पावर क्या है। यहाँ पे आपने देखा 10 की पावर -3 है, यहाँ पे भी 10 की पावर -3 है। मतलब कि मेजोरिटी पावर हमारी -3 की और जो है पॉइंट आउट कर रही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। और जब फाइनल आंसर की से हम मैच करेंगे तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है सही आंसर है। अब इसी तरीके से जो है हम अगर अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो इसके अंदर सीरीज एलसीआर सर्किट दिया है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ये 10 वोल्ट देके रखा है और कैपेसिटेंस बोल दिया गया है शॉर्ट सर्किट हो गया। तो वोल्टेज यहाँ पे इंडक्टेंस के अलोंग कितना रहेगा। अब यहाँ पे फिर से जो है समझने की कोशिश करिए। ऑप्शंस को हम अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे 10√2 लिखा है, यहाँ पे 10/√2 लिखा है और यहाँ पे 20 वोल्ट लिखा है। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा भी जो है एसी चैप्टर में यहाँ पे देखा है तो आपने फेजर डायग्राम के बारे में यहाँ पे सुना होगा। तो हमें ये समझ में आने चाहिए कि ये सब जो है 90 डिग्री के यहाँ पे अलोंग रहते हैं और हम जो है यहाँ पे अपना राइट एंगल ट्राइंगल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये जो √2 की वैल्यू है ये उसी साइड तो पॉइंट आउट कर रही है, क्योंकि रूट ओवर ऑफ जैसे कि मान लो 2 के अगर मैं 10² + 10² लू तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है, 10√2 मिल जाती है। तो इसी तरीके से √2 वाली वैल्यू तो यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। ये अपन को इंट्यूशन से समझ में आ रहा है, जो भी बेसिक चीजें अपन को पता थी। तो हमें ये पता है कि 10 वोल्ट और 20 वोल्ट को फिर हमें हटा देना चाहिए, जिनमें √2 इन्वॉल्व है उन्हीं में से कोई आंसर रहेगा। अब ये वैल्यू जो है दिस इज ग्रेटर देन 10 और ये वैल्यू है ये है लेस देन 10। तो अब यहाँ पे जब भाई कैपेसिटेंस को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया तो कुछ चीज यहाँ पे कम हो गई है, हट गई है। तो आपका जो वोल्टेज है वो भी हमारे दिमाग से इंट्यूशन से यही चीज समझ में आ रही है कि वो भी यहाँ पे कम हो जाना चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से हम जो है ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। देखिए गेस वर्क में अगर आप इंट्यूशन पावर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। अब अगर हम जो है नेक्स्ट इस पे चले तो नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम का यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसमें जो है कॉलम 1 में यहाँ पे आपको वेव्स देके रखे, कॉलम 2 में जो है प्रोडक्शन यहाँ पे उनका देके रखा है। अब यहाँ पे जो है पता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी या फिर कोई चीजें पता होने की जरूरत नहीं थी, सॉल्व करने वाला तो वैसे भी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। यहाँ पे बस ना भाई कॉमन सेंस लग जाता। कैसे कॉमन सेंस लग जाता, यहाँ पे ध्यान से देखो इंफ्रारेड का आपका लिखा है, रेडियो लिखा है, लाइट लिखा है और माइक्रोवेव लिखा है। अब यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से देखो, रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स,
फिर इलेक्ट्रॉन इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। फिर यहाँ पे क्लिस्ट्रॉन वॉल्व देके रखा है, फिर वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। यहाँ पे बस ध्यान से ये चीज देखो, एमिट लाइट, भाई लाइट एमिट कर रहा है मतलब डेफिनेटली यहाँ पे ये कौन सा हो गया, लाइट वेव हो गया ना भाई। यहाँ पे तो आपका सीधा सीधा ये मैच कर रहा है कि कुछ जो है उसका प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ लाइट वेव का, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट, है ना। बाकी ऑप्शंस के थोड़ी अपन को ये लाइट के बारे में दिया, यही एक लाइट वेव आपको देके रखी है, तो थर्ड ऑप्शन सीधा क्यू से मैच करेगा। और एक ही ऑप्शन है जिसमें थर्ड जो है क्यू से मैच है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितने स्मार्ट तरीके से, मतलब कॉमन सेंस लगाया, स्मार्ट भी क्या कहूँ, कॉमन सेंस के तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा जो है जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एन इलेक्ट्रॉन विद ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन देके रखी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी बी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। अब यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से देखो, बी भी लिखा है, बी बाय बी लिखा है, बी बाय ई भी लिखा है, यानी कि डायमेंशनली तीनों ही अलग अलग है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि डायमेंशनली फोर्स से मैच कर रहा है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो है फोर्स से मैच करेगा। क्यू भी जो है फॉर्मूला आपने सुना होगा, है ना, फॉर्मूला तो थोड़े बहुत आपको दिमाग में पता होंगे, तो उसके बेसिस पे भी समझ में आ रहा था कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो सकता है। लेकिन गलती मत करना, यहाँ पे जीरो भी देके रखा है। अब थोड़ा सा अगर हम जो है पैराग्राफ को यहाँ पे ध्यान से पढ़े, एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर नॉट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। This electron is able to traverse a circular path as the magnetic force acting on the electron is perpendicular to both V naught and B, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे एक्ट हो रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ V naught एंड B। जबकि यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज मूविंग पैरेलल, यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात करी थी, तो परपेंडिकुलर में कुछ फोर्स यहाँ पे रहता, लेकिन अब जब पैरेलल कर दिया है तो मोस्टली यहाँ पे चांसेस है कि भाई इंफॉर्मेशन जब पैराग्राफ की यहाँ पे चेंज हो गई, तो अब ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, सीधा आंसर जो है हमारा जीरो रहेगा, है ना, क्योंकि भाई अब परपेंडिकुलर की जगह चीजें पैरेलल कर दी। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फोटो, ये जो है आपको इन्फॉर्मेशन देके रखी है और क्वेश्चन क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन अ जिंक प्लेट इज, ठीक है, ये चीज आपको दी हुई है। अब फिर से यहाँ पे अपन ध्यान से एक बार जो है पैराग्राफ पढ़े, इट इज द फिनोमिनन ऑफ emission of electrons from a metallic surface when light of suitable frequency is incident on it, ठीक है। The emitted electrons are called photoelectrons। तो यहाँ पे जो है emission of electrons from a metallic surface when a light of suitable frequency is incident on it। तो भाई यहाँ पे जो है सीधा फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब एमिट होंगे, जब कोई लाइट जो है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट होगी आपके किस पे, मेटेलिक सरफेसेस पे। तो मेटेलिक सरफेस तो जिंक प्लेट दे ही दी है, इस पे बस लाइट गिरनी चाहिए, तो वो सिर्फ ऑप्शन सी में देके रखा है, हीटेड, हैमर्ड, सब्जेक्ट टू हाई प्रेशर, ये सब क्यों आंसर रहेगा, है ना। तो ये भी कॉमन सेंस के बेसिस पे कर सकते थे। देख रहे हो आप आराम से जो है एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन बिना ज्यादा नॉलेज के कर सकते हो, कभी कभी पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके बेसिस पे आंसर कर सकते हो। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 eV फॉल ऑन इट इज 4 eV, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। अब जब भाई यहाँ पे देखिए ये और वाला है, आप ये भी कर सकते थे, ये भी अटेम्प्ट कर सकते थे, पर दोनों में ही जो है स्मार्टनेस से पर आंसर कर सकते थे। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 eV फॉल ऑन इट इज 4 eV, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 eV फॉल्स ऑन इट इज 4 eV, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिट हो रहे हैं वो 4 eV के, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वही होगा जो कि उनको यहाँ पे रोक रहा हो, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भाई ये 4 eV से रिलेटेड कौन सा आपका जो है यहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, 4 वोल्ट वाला देखने को मिल रहा है। आपको अगर छोटा सा भी यहाँ पे रिलेशन पता है तो काइनेटिक एनर्जी हमारा QB के बराबर रहता है ना। तो Q तो हमारा जो है E ही हो गया यहाँ पे, तो ये E डाल दिया और सिंपली यहाँ पे जो है अपना कितना हो गया 4, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका ई यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, और बी हमारा जो हमें कितना मिल जाएगा, 4 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने 4 डाला और यहाँ पे ई, है ना, तो ई जो है अपना कैंसिल हो गया। इस तरीके से स्मार्टली कर सकते थे। या फिर दूसरा इसके टाइप का देके रखा था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम एनर्जी की बात हुई है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी एक जनरलाइज टर्म है, हमें पता है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक जनरलाइज टर्म है। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपके यहाँ पे पैराग्राफ में देके रखा था कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही थी, उससे यहाँ पे जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड था। और दूसरी बात ये है कि एनर्जी की बात हो रही है और जबकि वो तो पोटेंशियल है,
तो वो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। मतलब ये 3 ऑप्शन कैंसिल हुए और सीधा आंसर यहाँ पे वर्क फंक्शन हो सकता था। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता था। चलिए, अब जो है मेरे हिसाब से आपको एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया होगा कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर अपन जो है स्मार्टली सोचते हुए आंसर कर सकते हैं, और बहुत सारे एमसीक्यूज में हो सकता है कि आपको चीजें पता हो थोड़ी बहुत, उसके बेसिस पे आंसर कर लोगे, तो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हो। अब अगर असर्शन रीजन पे जो है अपन चले, और अगर आपको जो है कुछ असर्शन रीजन नहीं आते हैं लेट से, तो आपको जो है किन ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। या तो आप जो है बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि भाई दोनों ही ट्रू है, या फिर दोनों ही जो है हमारे यहाँ पे फॉल्स है, उसके साथ जाइए। कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सीधा सीधा जो है अपन ने पुराने पेपर्स उठाए और डेटा मैच करने की कोशिश की कि वहां पे आंसर्स क्या देखने को मिल रहे थे। तो जब मैंने 2025 के सैंपल पेपर के आंसर चेक किए तो मुझे पता चला ए, बस ए या डी में से ही आंसर थे। और जब मैंने यहाँ पे जो है 2024 का आपका फिजिक्स का जो ऑफिशियल यहाँ पे पेपर हुआ, उसके ऑप्शंस मैच करने की कोशिश की, तो डी, ए और डी, है ना, कि भाई असर्शन भी फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है, या फिर असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देख रहे हो आप, तो इन दोनों ऑप्शन में से ही ट्राई करो, क्योंकि भाई डेटा भी यही कह रहा है। तो आपका क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ा सा यहाँ पे और बेटर हो जाती है कि भाई 2 ऑप्शंस में से ही अब चूज करना है, पहले 4 में से चूज करना था। तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊं गेस वर्क करने के लिए। सबसे पहले एक चीज कि भाई नन ऑफ दीज जो है, एक मान के चलिए कि हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए, और अगर किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दे के रखा है तो वो ट्राई करना चाहिए, हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि 80% टाइम जो है ये चीज आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। और रेशियो के क्वेश्चन में अगर मान लो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और ऑप्शन में 1:1 दे के रखा है, तो 50% टाइम्स वो भी जो है सही हो जाता है ना। सब जो है पिछले साल के पेपर्स को हमने एनालाइज करके ये चीजें यहाँ पे पता करी है और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब एक और चीज जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने एमसीक्यूज सारे करे, ठीक है, एमसीक्यूज सभी करे, उसके बाद अगर कुछ यहाँ पे जो है बचे हुए आपके क्वेश्चन रह गए, तो उनमें एक चीज ध्यान रखना कि भाई सेम ऑप्शन मारना। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि भाई ए बी सी डी या फिर जय माता दी और ऐसे करके जो है अपने अपने ऑप्शन पुट करके आ रहे हैं। नहीं भैया, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे स्टूडेंट 1 का मैंने देखा कि उसने इस तरीके से ऑप्शन मार दिए एबीसीडी एबीसी, दूसरे स्टूडेंट ने क्या है समझदारी दिखाई, सबके सी भर दिए, और आंसर की कुछ इस तरीके से आई बी सी ए बी बी सी डी, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पे जो है बी सबसे ज्यादा थे, तो अगर वो बी मारता तो उसको 3 नंबर मिलते, लेकिन लक बेस्ड है ये चीज, उसने सी मारा, तो कम से कम उसको 2 नंबर तो यहाँ पे जो है मिलेंगे, 2 नंबर तो यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर उसने स्टूडेंट 1 की अगर अपन देखे तो ये भी मैच नहीं करा, फिर ये भी मैच नहीं करा, ये भी मैच नहीं करा, ये भी मैच नहीं करा, ये भी नहीं मैच करा, कोई भी आंसर मैच नहीं करा, तो भाई इसको तो 0 मिलेगा, इसको जबकि 2 नंबर यहाँ पे मिल गए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि एक ही ऑप्शन मार के आओ उसके बाद। हाँ, किसी में जैसे स्मार्ट वर्क दिखाते हुए आप किसी ऑप्शन तक पहुंच गए तो उसको भी सॉल्व करो, और जो बचे हुए ऑप्शन है उनमें फिर आपको जो भी सही ऑप्शन ऐसा लग रहा है वो आप मार सकते हो। ज्यादातर बी या सी में से मार लो तो एक बेटर है ना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो अपन थोड़ा सा यही रहता है, बहुत सारे मतलब लोग यही बोलते हैं बी या सी में से मार दो, पर वो अपना अपना है कि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आपको क्या लगता है कोई ऑप्शन आ रहा है। ये इसलिए करवा रहा हूं मैं गेस वर्क, क्योंकि भाई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि भाई आप जो है यहाँ पे गेस वर्क करो। अब नेक्स्ट अगर देखें तो एक और चीज आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है भाई न्यूमेरिकल्स के टाइम पे। देखिए न्यूमेरिकल्स में आपके जो है मान लो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे, उसमें कभी कभी जो है ना आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल सकती है अगर आपने सिर्फ एक्सप्रेशन या फॉर्मूला भी लिख दिया। तो भाई न्यूमेरिकल में एटलीस्ट फॉर्मूला लिखना, 1 या आधा नंबर मिल जाएगा। ये आधा आधा नंबर ही करके हमें भाई पास करा देगा। कहावत तो सुनी होगी आपने कि भाई बूंद बूंद से समुद्र भरता है, तो हमारे लिए भी सेम चीज जो है यहाँ पे अप्लाई होगी। अगला अगर अपन देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, बायोनिक एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, इस तरीके से दिया है। पूछा गया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज लाइकली टू अंडरगो न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि भाई ये जो आपके न्यूक्लियाई, इन चारों में से ही किसी का फिजन हो रहा होगा और किसी का जो है फ्यूजन हो रहा होगा, और दोनों ही अपने को अलग अलग रखने, ये भी आपको जो है समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है बोला गया जस्टिफाई योर आंसर। अब कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं कि किस तरीके से इसको जस्टिफाई करें अगर हम कुछ पुट भी कर रहे हैं। नहीं भाई, खाली क्यों छोड़ के आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो वहां पे टिक करके आओ, क्योंकि उसके भी नंबर मिलने हैं। अगर मान लो गलती से आपका डब्ल्यू सही हो जाता है कि न्यूक्लियर फिजन डब्ल्यू का हो रहा है, तो 0.5 नंबर इसी के मिल जाते हैं, बाकी जस्टिफिकेशन के भी 0.5 नंबर है। तो जस्टिफिकेशन के नहीं छोड़ दो, हो सकता है आपको यहाँ पे एक कोई सही हो गया तो 0.5 मिल जाए, और किस्मत अच्छी रही दोनों सही हो गए तो 1 नंबर मिल जाएगा आउट ऑफ 2।
समझ रहे हैं आप ये चीज? नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको छोड़ देते, छोड़ना नहीं अपन को क्वेश्चन को। अच्छा अगला, कभी भाई डेरिवेशन या फिर स्टेट द लॉ इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो उसमें भी अगर फाइनल एक्सप्रेशन अपन को पता है, जैसे कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब अपन जब जेईई की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखाया जाता है, आपको यहाँ पे डिराइव करने के लिए नहीं चीजें दी जाती। तो अगर आपको फॉर्मूला भी याद है, आपने बोर्ड्स के लिए उतना नहीं पढ़ा था, आपको डेरिवेशन नहीं पता, तो भाई उसके भी 0.5 नंबर मिल जाते। तो कम से कम एक्सप्रेशन तो लिख के आओ, ठीक है, नहीं अगर जो है आपको डेरिवेशन आता है। ये बेसिक रूल्स है, हमें अगर जो है बोर्ड एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक स्कोर निकालना है तो ये बेसिक रूल्स होते हैं। फिर इसके बाद जो है हमने आपके लिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पीडीएफ तैयार की है, अगर भाई अभी तक नहीं देखा तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो आप। क्यों मूर्खता कर रहे हो? क्योंकि जिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देख के जा रहे हैं उनको बहुत फायदा मिल रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पीडीएफ में यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव, सब थ्योरेटिकल चैप्टर है। 12 + 7 + 2 21 नंबर तक मिल सकते हैं अगर आपको पूरा अच्छे से आता है। हमने कॉन्सेप्ट पीडीएफ में क्या करा है, ये सारे जो चीजें हैं आपके मुश्किल से यहाँ पे 12 से 13 पन्ने में जो है इतने चैप्टर्स कवर कर दिए, और जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो उसके अंदर डाली है। तो भाई वो 12-13 पेज जो है अभी क्या रात भर में नहीं, आप एक बार अच्छे से देख सकते हो। अगर देख लेते हो तो यहाँ भी जो है नंबर आप बटोर लोगे। और बाकी चैप्टर्स के लिए अगर सुबह मान लो टाइम मिल जाए तो उनमें भी एक बार देख लेना। और सभी कॉन्सेप्ट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। आगे भी जो पेपर होने वाले हैं वहां पे भी हेल्प मिलेगी, है ना। तो भाई देखिए, अगर आपके मन में जो भी डर था ना, इस वीडियो के बाद चले जाना चाहिए। और एक फाइनल टिप और देना चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे खाली मत छोड़ के आना। ये आपका जो है कोई भाई नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर तो है नहीं, तो खाली क्यों छोड़ के आ रहे हो? अगर नहीं आता है तो पूरा वहां पे 2 घंटे 1 घंटे वेस्ट नहीं करके आना है। जितना भी उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन पता है, फॉर्मूला पता है, डायग्राम पता है, रिलेटेड कोई भी थ्योरी पता है, मान लो इस टॉपिक से थोड़ा अलग हटके भी थोड़ी बहुत थ्योरी पता थी, तो वो चीज लिख के आ जाओ। हो सकता है इन्विजिलेटर को कुछ चीजें अगर समझ में आ गई, उसमें से जो चीजें आपको लग रहा है कि आंसर के ही डायरेक्शन में जा रही थी, तो पार्शियल नंबर मिल जाएंगे। तो कोई भी आंसर ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई खाली छोड़ के आना। ये चीज का जो है यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बस लास्ट में जो है ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। एक चीज ध्यान रखिए, बस खुद में जो है आपको बिलीव करना होगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर से लिखिए कि फिजिक्स एग्जाम जो है आपका अच्छा जाएगा। अगर आपने जो है खुद में ही एक पॉजिटिव थिंकिंग पहले ही बैठा ली कि हाँ मेरा पेपर अच्छा जाएगा, तो डेफिनेटली भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, चीजें हो सकता है आपने उतने अच्छे से नहीं करी हो, लास्ट में ही 1-2 दिन जो है बैठ के उतने अच्छे से पढ़ो, पर देखना उसके बेसिस पे भी आप पास हो सकते हो अगर उतना आपने कॉन्फिडेंटली करके जा रहे हो। बाकी कॉन्सेप्ट पीडीएफ कह रहा हूँ, एक बार लास्ट में अच्छे से देख लेना और ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। चलिए, तो बाकी यार जितना मैं अपनी तरफ से आपके लिए कर सकता था किया। बस अब पेपर में जो है अच्छा करके आइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।